शुरू करते हैं इकोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप पार्ट 1 में हमने बताया था पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सिंपल सी बात है, पर्यावरण का मतलब होता है कि एक जीव के आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो जैविक चीजें हो या अजैविक घटक हो, वो सब क्या मिलके बनता है, उसका पर्यावरण कहलाता है। मतलब पर्यावरण का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक जीव है। जब मैं जीव शब्द कहूं तो इसका मतलब इसमें एनिमल और प्लांट दोनों शामिल हैं। जब जंतु कहूंगा तब एनिमल। जीव का मतलब चाहे पादप, जो भी सजीव वस्तुएं हैं वो जीव के अंतर्गत शामिल है। तो जीव है तो वो कहां पर निवास करता है, वो स्थल मंडल पर निवास करता है। ठीक है। कुछ जीव है जो जल मंडल में निवास करते हैं और कुछ जीव है जो वायुमंडल में निवास करते हैं। मतलब निवास नहीं करते लेकिन वहां पर रहते हैं। तो एक जीव के चारों ओर चाहे जो भी आवरण है, चाहे वो स्थल का हो, चाहे जल का हो या वायु का, ठीक, इन सब के संयुक्त योग को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो व्यक्ति के, ये जीव के चारों ओर का जो आवरण है उसे ही हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। ठीक है। और अब हम सब देखते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझ लें कि पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है। जो इकोलॉजी शब्द है, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक शब्द के। एक शब्द होता है इकोस, ओइकोस, और दूसरा शब्द लॉजी का मतलब होता है लोगस। ठीक है, लोगोस। ओकियोस का मतलब होता है निवास स्थान, मतलब रहने का स्थान या घर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, निवास स्थान हो गया। और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक, अध्ययन। मतलब क्या हुआ, जब हम किसी जीव के निवास स्थान का अध्ययन करते हैं तब हम उसे क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी कहेंगे। समझ में आया। मतलब किसी भी जीव के, ठीक है, प्राकृतिक निवास का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो गड़बड़ होगी अर्थ बताने में, तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम, इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, इकोलॉजी का। ठीक, और फिर दूसरे सेक्शन में हम जानेंगे कि पर्यावरण और इसके घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण एवं उसके घटक, इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक, और तीसरा चीज इसमें जानेंगे कि इसमें जो संगठन बनता है इन्वायरमेंट का, उसका स्तर क्या क्या है, संगठन के स्तर। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो इसी इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी में जो जीवों का संगठन है उसके स्तर कितने हैं, उनके लेवल्स कितने हैं, ये तीन चीज का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जिसमें हमने अर्थ में देखा कि इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकियोस एंड लोगोस। ओकियोस का मतलब होता है उसकी निवास स्थान, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब किसी भी जीव के जो निवास स्थान है, प्राकृतिक निवास स्थान है, उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, तो इसको बनाइए, उसके बाद पहला अर्थ में लिखना शुरू करिए। हेडिंग है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। होम और प्लेस टू लिव।
समझ में आया है ना? OIKOS, तो लिख लीजिए, इकोलॉजी पारिस्थितिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। पारिस्थितिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। ओकियोस एंड लोगोस, ओकियोस एंड लोगोस। ओकियोस का मतलब है, मीनिंग ऑफ ओकियोस इज होम और प्लेस टू लिव। ओकियोस का अर्थ है रहने का स्थान या घर, एवं लोगोस का अर्थ है, एंड मीनिंग ऑफ लोगोस इज स्टडी, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात यह प्राकृतिक निवास स्थान का अध्ययन है। इट्स मीन्स it is the study of, it means it is the study of the home of nature, अर्थात यह प्राकृतिक निवास स्थान का अध्ययन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर किसी, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, कोई जीव है, ठीक है, जीव है और उसके निवास स्थान का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो उसके निवास अध्ययन, उसका निवास होगा तो उसका मतलब उसके चारों ओर क्या होगा, पर्यावरण, एनवायरनमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जीव, यह जीवित जीवों का स्वयं के मत, मतलब दूसरे भी तो जीव होंगे, केवल एक जीव थोड़ी होगा। तो ये जो जीव है इसका दूसरे जीव के मध्य क्या संबंध है और उसका अपने पर्यावरण के क्या साथ क्या संबंध है, इन दोनों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, पारिस्थितिकी में करते हैं। मतलब समझ रहे, इसके चारों ओर का जो जीव का पर्यावरण है उसके मध्य क्या संबंध है, जीव और पर्यावरण का, एवं जीव और जीव के मध्य का क्या संबंध है, इसका ही अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तो पहला चेंज करके यह जीवित जीवों के इकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी, यह जीवित जीवों के स्वयं के मध्य एवं उसके पर्यावरण के मध्य के मध्य वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with their environment, यह जीवित जीवों का स्वयं के मध्य एवं उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का क्या है, अध्ययन। समझ में आया? मतलब कैसे यह अध्ययन है, जब उसका अध्ययन है तो इसका मतलब क्या है, कोई जीव है वो अपने पर्यावरण में स्वयं को कैसे ढालता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। साथ ही जो भी पर्यावरण संसाधन उसको है, चाहे ऊर्जा संसाधन की बात करें, चाहे पोषण की बात करें, वो किस तरह से उनका उपयोग करता है, इसी का तो ही अध्ययन है ये। समझ में आई बात? मतलब पर्यावरण में जीव स्वयं को कैसे ढालता है
और कैसे पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग स्वयं के लिए करता है। चाहे वो ऊर्जा के प्रवाह की बात हो, चाहे खनिज चक्र की बात हो, ये क्या है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, हम वो आगे के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो खनिज को किस तरह से वो ग्रहण करता है, ठीक है, या एनर्जी कैसे एक जीव से दूसरे जीव के बीच में ट्रांसफर होता है, उसका ही अध्ययन ये करता है। तो लिखिए इसके अंतर्गत, हाँ नहीं पहला नहीं उसी के साथ, इसके अंतर्गत जीव अपने पर्यावरण द्वारा इट डील्स विद द वेज अपने पर्यावरण के द्वारा कैसे ढलता है, इट डील्स विद द वेज इन व्हिच ऑर्गेनिज्म आर मोल्डेड बाय देयर एनवायरनमेंट। जीव अपने पर्यावरण द्वारा कैसे ढलता है और कैसे पर्यावरणीय संसाधनों जैसे ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र का उपयोग करता है, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र का उपयोग करता है, पर निर्भर है, मोल्डेड बाय देयर एनवायरनमेंट, हाउ दे मेक यूज ऑफ environmental resources including और कैसे पर्यावरणीय संसाधनों जैसे ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र का उपयोग करता है, पर निर्भर है, environmental resources including energy flow and mineral cycling। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी सबसे पहले किसी भी जीव के प्राकृतिक निवास स्थान का क्या करना है, अध्ययन करना है, और ये कैसे जीव अपने साथ एक दूसरे के साथ कैसे क्रिया कर रहा है, या पर्यावरण के साथ उसके जो संबंध है उस पर यह निर्भर करता है। फिर हमने देखा कि कैसे वह पर्यावरण में स्वयं को ढालता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, पर्यावरण में वो स्वयं को कैसे ढाल रहा है, कैसे वो पर्यावरणीय संसाधनों का क्या कर रहा है, अपने लिए उपयोग कर रहा है, चाहे वो खनिज चक्र की बात हो या क्या और क्या ऊर्जा प्रवाह की बात हो, एनर्जी फ्लो की बात हो। इतनी बात समझ में आई। तो हम अब जान चुके हैं कि पर्यावरण जो पारिस्थितिकी है ये क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पर्यावरण और इसके घटक क्या क्या हैं। ठीक है, बाद में फिर इसको जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिकी है, ये अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करके एक तंत्र का निर्माण करेगा, तो बनेगा पारिस्थितिक तंत्र। तो वहां पर आकर दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, अभी हमने इकोलॉजी में निवास स्थान पर जो जीव है अपने क्या कर रहा है, अपने पर्यावरण के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है। तो हम जान लें कि पर्यावरण है क्या, जिसके साथ वो संबंध क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। तो हेडिंग डाल दीजिए पर्यावरण और इसके घटक, एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। देखिए सबसे पहला सवाल है कि पर्यावरण होता क्या है। अभी हम आपको बता रहे थे एक जीव, ठीक है, जैसे आप ही अपने जीवन काल में अपने आसपास जो जिससे सब कुछ जिससे आप घिरे हुए हो, ठीक है, जिसका प्रभाव आपको आपके ऊपर पड़ता है या आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उन सब को समग्र रूप से हम क्या कहते हैं, पर्यावरण है। मतलब एक जीव के आसपास घिरा सब कुछ जिसका प्रभाव जीव पर पड़ता है और जीव का प्रभाव उस पर पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। समझ में आया। तो जीव के आसपास का जो वातावरण है, ठीक है,
वातावरण का मतलब यहाँ पर वो नहीं है इन्वायरमेंट, पर वातावरण का मतलब ये नहीं है कि क्या वायु है, ये नहीं, जिससे भी वो जुड़ा हुआ है, जिस सब चीजों से घिरा हुआ है, सबको हम क्या करेंगे, उसका पर्यावरण कहेंगे। ठीक, तो लिख लीजिए, लिखिए, जीव द्वारा एवरीथिंग दैट सराउंड्स, जीव के द्वारा अपने जीवन काल में आसपास घिरे हुए सब कुछ जिसका प्रभाव जीव पर पड़ता है, समग्र रूप से पर्यावरण कहलाता है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स और affects an organism during its lifetime, समग्र रूप से पर्यावरण कहलाता है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, नोन एज इट्स एनवायरमेंट, नोन एज इट्स एनवायरमेंट। तो इसका मतलब है कि एक जीव है, उसके आसपास जीवित जीव भी हैं, कुछ सजीव जीव हैं और कुछ निर्जीव घटक हैं। तो इन सब की जो भी इन्फ्लुएंसेस है, जो भी प्रेरणाएं हैं और जो भी घटनाएं हैं, इन सब के योग को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। समझ रहे हैं? पर्यावरण को क्या कहा जाता है, कुल जीवित एवं निर्जीव घटकों के प्रेरणाओं और घटनाओं का योग कहा जाता है, जिससे वो घिरा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो लिख लीजिए उसी में, पर्यावरण को कुल जीवित तथा निर्जीव घटकों, द एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द कुल जीवित तथा निर्जीव घटकों के प्रेरणाओं तथा घटनाओं के योग का, प्रेरणा का मतलब उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है, उस पर क्या प्रभाव उसका पड़ता है। ठीक, घटना का मतलब उससे किस तरह से वो क्रिया करता है। ठीक है, घटनाओं का योग को कहा जाता है द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। पर्यावरण को कुल जीवित निर्जीव घटकों के प्रेरणाओं घटनाओं के योग को कहा जाता है, जो एक जीव को घेरे हुए हैं, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। तो अब चाहे प्रत्येक जीव, कोई भी जीव जो पर्यावरण के अंतर्गत रहता है, चाहे वायरस से लेकर इंसान तक, छोटा से छोटे से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक, जो भी है वो अनिवार्य रूप से दूसरे जीवों या पर्यावरण से किसके लिए निर्भर है, भोजन के लिए निर्भर है। ठीक है, एनर्जी के लिए निर्भर है, जल के लिए निर्भर है, ऑक्सीजन के लिए निर्भर है। ठीक है, एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो पर्यावरण में जो जीव हैं, प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या है, अनिवार्य रूप से जुड़े हुए। समझ रहे हैं? तो पैरा चेंज करके लिखिए, प्रत्येक जीव वायरस से लेकर इंसान तक, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरस टू मैन, इंसान से वायरस से लेकर इंसान तक अनिवार्य रूप से दूसरे जीवों और पर्यावरण से, फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ऑब्लिगेटरीली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों और पर्यावरण से भोजन, ऊर्जा, जल,
ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, ऊर्जा, जल, ऑक्सीजन, आश्रय और दूसरे आवश्यकताओं के लिए निर्भर है। All organisms from virus to man are obligatory dependent on the other organism and environment for food, energy, water, oxygen, shelter and other needs. देखिए, जो जीव है और उसका जो पर्यावरण है उसके मध्य जो संबंध है और अंतर क्रिया है, मतलब जो एक दूसरे से जुड़े के, क्या कोई भोजन के लिए आश्रित है, कोई आश्रय के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, तो उसे मिलकर क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंटरेक्शंस जो है उनके भीतर का जो अंतर क्रिया है ये अत्यंत जटिल है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें कौन से शामिल है, जैविक घटक भी शामिल है और अजैविक घटक भी शामिल है, दोनों शामिल है। ठीक, तो लिखिए पैराचिन करके, जीव और उसके पर्यावरण के मध्य संबंध एवं अंतर क्रिया, जीव और उसके पर्यावरण के मध्य संबंध और अंतर क्रिया अत्यंत जटिल है। इसके अंतर्गत अत्यंत जटिल है, संबंध एवं अंतर क्रिया अत्यंत जटिल है। इसके अंतर्गत जैविक व अजैविक घटक दोनों शामिल हैं। द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड environment are highly complex. It comprises both living means biotic, ब्रैकेट में बायोटिक लिख सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। देखिए, अब जो पर्यावरण है इसमें जो जैविक और अजैविक घटक ये स्थिर नहीं होते, हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे कुछ अजैविक घटक समाप्त होते हैं तो कुछ नए जुड़ते चले जाते हैं, कुछ मिनरल खत्म हुआ दूसरा मिनरल जुड़ गया। इसी तरह से एक जीव हमेशा के लिए तो जीवित नहीं रहता है, तो क्या हो जाता है, वो मर जाता है या माइग्रेट कर गया। तो इसलिए ये क्या है, निरंतर स्थिर नहीं होंगे, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, मात्रा बहुत ही अधिक होती है और ये क्या होते हैं, निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसी लाइन में लिखिए, पर्यावरण स्थिर नहीं है, जैविक व अजैविक घटक, पर्यावरण स्थिर नहीं है, जैविक व अजैविक घटक प्रचुर मात्रा में है एवं निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, एवं निरंतर प्रचुर मात्रा में है और निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। द एनवायरनमेंट is not static, both biotic and abiotic factors are in a flux, FLUX, are in a flux and keeps changing continuously, ये तो था पर्यावरण। अब इसके जो घटक हैं इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हेडिंग डाल दीजिएगा, कल देखेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन है। उसके बाद हम संगठन के स्तर पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।